चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज कोर हेडक्वार्टर कोयटा में दौरा किया, जहां लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने उनका इस्तकबाल किया और वहां जो ब्रीफिंग हुई वो बलूचिस्तान के मामला, रीजनल पीस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से वो सारी बातें हुई। और जब रीजनल पीस का नाज़रीन जिक्र आता है और हम तारीख उठा के पिछले सिर्फ 20-21 साल की तारीख उठा के देखें तो अफगानिस्तान में जब भी कोई ट्रांजिशन हो रही होती है, जब भी कोई मामला स्ट्रेटेजिक लेवल के चल रहे होते हैं, तो हमेशा पाकिस्तान का एक इदारा है जिसको मुतनाज़ा बनाने की बाकायदा तौर पे कोशिशें की जाती हैं। आज इसी हवाले से आपको उन चंद चीज़ों का बताएंगे। और ये सिलसिला शुरू हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल महमूद के दौर से, जब वो DG ISI थे। जब 9/11 का वाक़या हुआ तो अमेरिका में मौजूद थे। अब बहुत से डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जो उनकी प्रिसाइज कन्वर्सेशंस, जो बातचीत अमेरिका में हुई थी, फिर मुल्ला उमर के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई थी, जनरल मुशर्रफ की जो बातचीत हुई थी कॉलिन पावल के साथ, डिफरेंट US ऑफिशल्स के साथ, और फिर इवेंचुअली तालिबान के हवाले से जनरल महमूद ने जो जो बातें की कि इस तरह से करना चाहिए, अमेरिका को उस वक्त बातें वो पसंद नहीं आ रही थी और उनको तब्दील करने के लिए बाकायदा तौर पे प्रेशर आया। और जब आप जो डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं US गवर्नमेंट के वो देखते हैं तो उसमें ये बाकायदा चीज़ें आपको पता लगती हैं कि जो तालिबान के हवाले से उन्होंने अपनी विजन शेयर की थी US ऑफिशल्स के साथ, नापसंद थी और उन्हें तब्दील कर दिया गया। इस हवाले से मैंने एक साबिक DG ISI और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एहसान, जो कि इनके बाद DG ISI बने थे, उनसे मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, आइए देखते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये वजह नहीं थी। बुनियादी वजह ये थी कि फौज में प्रमोशंस होनी थी। एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स अपॉइंट होना था, जनरल अजीज साहब हुए थे, और दूसरे वाइस चीफ जनरल यूसुफ साहब प्रमोट हुए थे। जनरल महमूद साहब उस वक़्त सुपरसीड हो गए थे, जनरल अजीज साहब उनसे जूनियर थे। जब वो 4 स्टार प्रमोट हो गए तो जनरल महमूद साहब ने खुद कहा कि मैंने नहीं करनी है, वो उन्होंने रिज़ाइन किया, वो फारिग हो गए। इसलिए ये तासुर जो बैनुल अक़वामी तौर पे या मीडिया में या कि और दोस्तों ने कहा है, ये गलत तासुर है, इस तरह नहीं है। जी, आपने सुना उनके सक्सेसर ने कहा कि तासुर गलत था, लेकिन उन केबल्स का क्या करें जो कि अब डीक्लासिफाई हो चुकी हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से मेंशन भी हैं। जब ये सिलसिला चलता रहा, अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान US कोलैबोरेशन चलती रही, तो मुख्तलिफ ISI के चीफ, और उसमें जब हम ये तारीख उठा के देखते हैं तो फिर एक दौर आया है कि जनरल पाशा, और बाकायदा इस हवाले से हमारे सामने चीज़ें आई कि उन्होंने लियोन पेनेटा जो CIA के डायरेक्टर थे, कोट अनकोट ये चीज़ें सामने आई ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में भी, कि उनके साथ शाउटिंग मैचेस होते रहे। और फिर हुआ ये, जैसे तारीख में होता है, कि जनरल पाशा को भी मुतनाज़ा बना दिया गया। उनके हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया में भी आईं जिनका कि शायद हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं था। जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जब आए तो उनके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें चलीं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने बाकायदा तौर पर ये चीज़ें सामने, ये दावे हुए कि उनकी फ़ोन कन्वर्सेशंस भी टेप की हैं। ये वाला नाज़रीन जब दौर था तो इस वक्त प्राइवेट इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर जो कि स्ट्रैटफर्ड की शक्ल में थे, वो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन गैदरिंग के उन्होंने नेटवर्क बनाए हुए थे। प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जैसे ब्लैक वाटर और एक्सी और इस तरह की डिफरेंट कंपनीज थी, वो भी पाकिस्तान में काम कर रही थी। और ये वाला अब जब फैसला हुआ और जनरल पाशा ने ये बड़ा क्लियर अमेरिकन को कहा कि ना आपके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स चलेंगे, ना ये आपका प्राइवेट इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम यहाँ पे चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिसको फिर बाद में जनरल नवीद मुख्तार ने भी कंटिन्यू किया, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने। और अब एक नई ट्रांजिशन हो रही है और एक ऐसे वक्त से हमने ट्रांजिशन की है जहाँ एडमिरल माइक मुलन पाकिस्तान की ISI को ब्लेम करते थे, और अब जनरल फैज़ हमीद के दौर में अमेरिका को ये रियलाइज़ हो चुका है कि पाकिस्तान की ISI बेहतरीन काम करती है। लेकिन जो सिलसिला था एक के मुतनाज़ा करना है पाकिस्तान की ISI को, ISI के सरबराहान को, वो लोकल इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लार्जर इशू है जो डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ चेंजिंग सिचुएशन के साथ लिंक्ड है। अगर आप में से लोग विकीलीक्स पे जाएं और उसमें बहुत सारी केबल्स आपको नाज़रीन इस तरह की नज़र आ जाएंगी कि ये सारा सिस्टम चलता कैसे, ISI के साथ मसला क्या है, किसको मसला है। ये मसला अक्सर होता है अमेरिका को, बरतानिया को, और इस हवाले से रिचर्ड बाउचर
और मार्क लाइल ग्रांट जिन्होंने नवाज शरीफ का रिटर्न बाकायदा तौर पे इंश्योर किया था, कॉन्डोलीजा राइस जिन्होंने अपनी किताब में बाकायदा लिखा कि मुशर्रफ साहब के साथ उनकी क्या एंगेजमेंट थी कि नवाज शरीफ को वापस आना है, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा को वापस आना है पाकिस्तान में। और जब आप ये केबल पढ़ते हैं बाकायदा तौर पर रिचर्ड बाउचर की, और इस केबल 8 दिसंबर 2008 की जो केबल है, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आईएसआई को कंट्रोल कैसे करना है। आईएसआई को कंट्रोल करने के लिए साबिक सदर आसिफ जरदारी से बातचीत हो चुकी थी, और इस हवाले से इसी केबल में लिखा है कि बाउचर ऑल्सो टोल्ड लाइल ग्रांट दैट ही हैड मेट विद लंदन बेस्ड मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लीडर, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई। मार्क लाइल ग्रांट ने यह भी कहा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लीडर नवाज शरीफ टू बी ऑन बोर्ड विद सच एक्शन। और इन तमाम का मकसद क्या था? इन तमाम का मकसद यह था, the secretary had told Zardari that Pakistan had days not weeks to act and had encouraged General Kiani to get control of the ISI. ISI को कंट्रोल करने की एक ख्वाहिश जो सिलसिला चल रहा था अब तक भी वो जारी है। और मुल्क के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने आज इस हवाले से क्या कहा कि आज भी जारी है क्या, आइए देखते हैं। बाज लोग हमारी एजेंसीज पर, हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। पाकिस्तान की एजेंसीज को, हसास एजेंसीज को मूर्द इल्जाम ठहरा के अपनी कंपनी की बिला वजह मशहूरी करते हैं, और उनको एहसास नहीं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की फजा और पाकिस्तान के इमेज को उनके किरदार की वजह से कितना नुकसान पहुंचता है। बाज लोग जो है ये बिला वजह हमारे इदारों पर मजमूम सोच और एक खास मकसद के तहत उन पर इल्जाम लगा रहे हैं जो काबिल मजम्मत है। और मुल्क के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब बीबीसी के एक इंटरव्यू में गए, वहां भी उन्होंने एक बात की। क्या बात थी, आइए देखते हैं। It's a bit fashionable for the Western media to accuse ISI on every time when such incidents happen, and I know that there has been a history of people using and taking names of intelligence agencies to get immigration also. So this is one problem that we face. जी फखर साहब, आप भी ये सारा अरसा वॉर ऑन टेरर से लेकर अब तक ये सारी कवरेज कर रहे हैं, ये एक तसलसल अब भी जारी है? और क्या ये डायरेक्टली अफगानिस्तान सिचुएशन जब भी होती है, और अब तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की मदद एक दफ़ा फिर मांगी जा रही है, तो उसमें आईएसआई का मुतनाज़ा होना, आईएसआई के चीफ्स को मुतनाज़ा करना उस लार्जर ग्लोबल स्ट्रेटजी का हिस्सा है? बिल्कुल अरशद साहब, आप ये देखें कि सबसे पहले तो जो हमारी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है और जो हमारी मुसल्लह अफवाज के जो लोग हैं जो मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए जिन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके साथ मैं आपको कहता हूँ कि ये जो नैरेटिव था, ये जो एजेंडा था, ये डे वन से इसी तरह से था कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है और आर्म फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके हवाले से एक ऐसा तासुर क्रिएट किया जाए जिससे अवाम के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो और उनके खिलाफ जो है एक राय आमा जो है वो हमवार की जाए। ये मुख्तलिफ ज़रिए से अटैक हो रहे थे। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने 7 साल अमेरिका के NBC न्यूज़ चैनल के लिए भी काम किया। जब उसामा बिन लादेन का एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ तो मुझसे कहा जा रहा था कि जी आपने उस वक्त जो रिपोर्टिंग की, आप अपने ज़राए बताएं किस तरह से आपने इंफॉर्मेशन हासिल की। तो ये वो उनके टेक्स्ट थे कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। और स्टैटफोर्ड के जो विकीलीक्स में चीजें आई उसमें तो काफी सारे नाम भी प्राइवेट इंटेलिजेंस गैदरिंग का मैकेनिज्म क्या था पाकिस्तान में? बिल्कुल यही मैकेनिज्म था कि आप लोकल लोगों को इन्वॉल्व करें। देखें, जो सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस। और ह्यूमन इंटेलिजेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो उन लोगों को होता है जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे होते हैं, और उनको जब बुलाकर आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज द ह्यूमन इंटेलिजेंस। इस हवाले से खुद भी काफी कवरेज भी की हुई है, रिसर्च भी की हुई है, और वाकयात भी हैं इस तरह के आपके नॉलेज में? जी बिल्कुल हैं। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मैंने खुद देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो एजेंट थे, यानी कि यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि मोसाद का एजेंट भी जो यहाँ पे था, जो जर्नलिस्ट की उसके नाम पर जो है वो यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ था, और बाद में हमारे इदारों ने जो था उसको पकड़ा और फिर यहाँ से डिपोर्ट किया। इसी तरह से एक और साहब जो थे जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे, और वो यहाँ पर आए और वो जा कर के जो मदरसाज हैं, जैसे रेमंड डेविस का एपिसोड अगर आपको याद हो, तो रेमंड डेविस जो था वो भी एक मदरसे में जाकर उसने ये बहाना करने की कोशिश की थी कि जी मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैं यहाँ पे जो है ना तालीम हासिल करना चाहता हूँ।
तो ये वो तमाम इस तरह के वाक़यात थे जो पेनिट्रेट कर रहे थे, और फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने जब इनको नाकाम बनाया, आप ये देखें कि अफगानिस्तान में 40 दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम हो गई। और बिल्कुल उस हवाले से मैं एक और अब सेनेटर साहब से भी सवाल करने से पहले नाज़रीन आपको चंद विजुअल्स अगर दिखाएं कि जनरल फैज़ हमीद जो अभी अफगानिस्तान में ट्रांजिशन हो रही है, तो तालिबान के साथ जो एंगेजमेंट है, उन्हें पीस टॉक्स के लिए आमादा करना, उन्हें बातचीत की टेबल पर लाना इंतहाई अहम किरदार है, जिसकी कि अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर पहली दफ़ा ISI की तारीफ कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जितने ISI हेडक्वार्टर के दौरे किए हैं, जितनी उनको ब्रीफिंग्स दी गई हैं, और अभी रिसेंटली भी दोबारा उनको ब्रीफिंग दी गई, तो वहां पे भी अफगानिस्तान ही ज़ेर बहस था। और फिर सडनली हम एक चीज़ देखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, और ये भी आपके सामने चीज़ें हैं कि लंदन का रास्ता हमेशा इस्तेमाल होता है, फॉरेन गवर्नमेंट्स का रास्ता इस्तेमाल होता है, और आप लोगों की गवर्नमेंट कह भी रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जी एक इलीगल इमिग्रेंट बैठा हुआ है आपके पास, जिसका कि पासपोर्ट भी एक्सपायर कर गया है, अदालतों ने उन्हें इश्तिहारी और मफरूर करार दिया, उन्हें वापस कर दें। वो वापस नहीं कर रहे, लेकिन जब ISI के हवाले से आप देखते हैं कि कैंपेन है, तो ये सब लोग एक जगह पे आपको इकट्ठे क्यों नजर आते हैं? अब आशिफ साहब देखें, बड़ा ज़बरदस्त सवाल, के मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। देखिए, नंबर वन ये कि जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिमिनल, करप्ट, भगौड़ा, मफरूर आदमी हो, जैसे कि अल्ताफ हुसैन था, नवाज शरीफ था, ये एसेट्स होते हैं उनके, और ये एसेट्स इसलिए होते हैं कि ये जो केबल है इसमें यही चीज साबित हो रही है कि रिचर्ड बाउचर, मार्क लाइल ग्रांट, जिन्होंने सारा इनके रिटर्न के लिए राह भी हमवार की, और हमें उस वक्त चीजें समझ नहीं आती, लेकिन ISI को कंट्रोल करो, ये एजेंडा था और ये डॉक्यूमेंटेड है। आशिफ साहब, जब ये एसेट बन जाते हैं ना, इनको दो फायदे होते हैं। एक, ये एसेट होते हैं मुल्क की राज देते हैं, मुल्क टू मुल्क जो कॉम्प्रोमाइजिंग पीस प्रोसेस हो, जब ये अफगानिस्तान में ISI या DGI रोल प्ले करें, प्राइम मिनिस्टर रोल प्ले करें, उनको ब्रेक करते हैं, और फिर यहाँ से लूटी हुई दौलत उनके मुल्कों में जाके उनकी इकोनॉमीज और उनको बढ़ावा देते हैं।